हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद का मौर्य काल के बाद का जो काल है उसे अंधकाल या मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यदि एक बड़ा वृक्ष गिर जाता है तो उसका आकार छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है और फिर उसी एक आकार में एक बड़े बाग में भी कई छोटे छोटे वृक्ष अपने आप उगने लगते हैं। उसका प्रभाव धरती पे भी पड़ता है और उसका प्रभाव पर्यावरण पे भी पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको पर्यावरण पे क्यों बोलते हैं। मौर्य साम्राज्य एक बड़ा आधार था, एक बड़े साम्राज्य का वृक्ष की भांति फैला हुआ, बरगद की भांति फैला हुआ एक साम्राज्य था। जब उसका पतन हुआ तो जहाँ तक उसकी परछाइयाँ थीं, जहाँ तक उसकी शाखाएँ थीं, हर एक शाखा एक वंश के रूप में सामने आया। जैसे मौर्य साम्राज्य आपके इतने आकार में, यानी सिंधु नदी हिंदू कुश से लेकर के और हिमालय की तलछटी को देखते हुए गंगा, यमुना, सिंधु और कावेरी, नर्मदा तक होते हुए इतने बड़े साम्राज्य का इकलौता वारिस था मौर्य साम्राज्य। अब जब मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ, पतन हुआ, तब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कितने लोगों ने हिंद, अवन, एक, शक, कुषाण, पहलो, ये तो विदेशी आके हावी हुए ही साथ शुंग वंश, चेदी वंश, इक्ष्वाकु वंश, सातवाहन वंश, आभीर वंश, वाकाटक वंश, यानी इतने राज्यों ने जन्म ले लिया। जो जहां पे था वहीं पे अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। आपको यहां से ये प्रश्न आएंगे कि कौन से वंश की स्थापना किसने किया था, इसीलिए मैंने इसको बनाया है। बाकी मैं जो मुख्य दो हैं, शुंग वंश और सातवाहन, मैं बाकायदा समझाऊंगा। अब चेद वंश के संस्थापक महामेघवाहन जो हुए, महामेघवाहन महोदय ने चेद वंश की स्थापना किया कलिंग के पास में, यह कलिंग है। इक्ष्वाक वंश, शांतमूल महोदय ने इक्ष्वाक वंश की स्थापना किया और सिमुक महोदय ने सातवाहन का स्थापना किया और ईश्वर सेन महोदय ने आभीर वंश का स्थापना किया और बिंद शक्ति महोदय ने वाकाटक वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। अब जो कि हिंद, शक, कुषाण पहलों में पढ़ा चुका हूं, विदेशी आक्रमण के नाम से एक क्लास पूरी है, उसे आप लोग जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। बाकी बचे आपके जो आभीर वंश, सातवाहन, इक्ष्वाकु, चेदी वंश, वाकाटक वंश और शुंग वंश, इन पे हम चर्चा करेंगे। अब शुंग वंश पे हम आते हैं। पुष्यमित्र शुंग महोदय ये बृहद्रथ के सेनापति थे और ताकतवर सेनापति थे। इनके एक इशारा मात्र से कुछ भी हो सकता था और इसका इन्होंने बाखूबी फायदा उठाया। इन्होंने अपने पोजीशन का बाकायदा फायदा उठाया। यानी पुष्यमित्र शुंग जो हैं, ये सेनानी के नाम से जाने जाते थे। सेनापति थे तो सेनानी के नाम से ये जाने जाते थे। इन्होंने जो अपने शासक थे बृहद्रथ महोदय, अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य के बृहद्रथ थे और ये इतना विलासी थे, इनको कहा जाता है सुरा और सुंदरी का जिसको लत लग जाए वो कुछ भी बर्बाद होने से पीछे नहीं हटता। सब कुछ बर्बाद हो जाए तो हो जाए, ये कहावत कही गई है कि 100 जूता खाओ तमाशा घुस के देखो। तो ये स्थिति बृहद्रथ में पूरा लागू होता था। इनका साम्राज्य कहाँ जा रहा है, इनके साम्राज्य का पतन हो रहा है, इनका साम्राज्य पूर्ण रूप से पुष्यमित्र शुंग के हाथों में चला गया है, ये इन चीज़ों से बेखबर थे। एक दिन पुष्यमित्र शुंग इनसे कहते हैं
कि महाराज आपको सेना देखना चाहती है। अब सोचिए कि जिसका सेनापति ये डिमांड करे कि आपको सेना देखना चाहती है, मतलब वो कईयों साल या कईयों महीना हो सकता हो अपने सेना के बीच में ना गया हो। इतना भोग विलासी होना, फिर राज कैसे चलेगा। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि जब राजा को तैयार किया, अब सेना के बीच में राजा जाता है, राजा को पता ही नहीं है कि इसमें कौन किस पद पे है, और इसका फायदा उठाते हैं पुष्यमित्र शुंग। और उसी बीच सभा में, यानी कि सेना का निरीक्षण करते समय ही पुष्यमित्र शुंग उन्हें मार देते हैं। किसको? बृहद्रथ को। कौन थे बृहद्रथ? मौर्य वंश के अंतिम शासक। उनको मार करके एक नया राजवंश बनाते हैं और वह शुंग राजवंश। अब शुंग राजवंश की स्थापना किया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिसका साम्राज्य इतना बड़ा रहा हो, उसका सेनापति जब शासन करता है तो उसके पास बहुत छोटा सा राज्य रह जाता है, यहाँ तक कि कलिंग भी निकल चुका होता है। महामेघवाहक कलिंग को भी निकाल लेते हैं, यानी छोटा राज्य बचता है और कई छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं। अब आते हैं पुष्यमित्र शुंग पे। तो पुष्यमित्र शुंग महोदय, इन्हें सेनानी कहा जाता है। इन्होंने महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि धारण नहीं किया, इन्होंने अपनी उपाधि सेनानी धारण किया। यानी सेनानी क्यों रखा होगा? क्योंकि ये इसी नाम से मशहूर थे, सेनानी के नाम से ये मशहूर थे, और इसीलिए इन्होंने अपने उपाधि सेनानी धारण किया। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ के सेनापति के साथ साथ में स्वयं ब्राह्मण हितैषी भी थे। एक जगह तो ऐसा वर्णन मिलता है कि इन्होंने कहा कि एक बौद्ध का सर लाइए और 100 दिनार ले जाइए। मतलब कि बौद्धियों को मारते थे, जबकि ये मिथक है, गलत हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति ये कहेगा कि सर लाइए, वो कभी बौद्ध विहार को पुनरुत्थान या पुनर्निर्माण के लिए धन नहीं देगा। और जो कि साक्ष्य बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विहार के बारे में पुनर्निर्माण के लिए धन दिया था। यह ब्राह्मण वंश कहा जाता है इसे, ब्राह्मण वंश। ये याद रहे कि शुंग वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश, ये सब के सब ब्राह्मण वंश थे, सब ब्राह्मण वंश थे। यानी कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और इसका उल्लेख मिलता है अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख में बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, और इसके पुरोहित थे पतंजलि। पतंजलि के पुरोहित थे। तो यहाँ पे प्रश्न ध्यान रखिएगा कि पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुरोहित कौन था? पतंजलि। और पतंजलि ही अश्वमेध यज्ञ कराने में सबसे आगे थे। पुष्यमित्र शुंग के बाद में अमित्र शुंग जो है शासक बनता है। जब पुष्यमित्र शुंग शासक थे, राजा थे, तब अमित जो अग्निमित्र हैं, ये विदिशा के राज्यपाल थे, विदिशा के उपराजा यानी राज्यपाल थे। और विदिशा के राज्यपाल बाद में राजा बनते हैं। और इनके 9वां शासक था भागभद्र। भागभद्र के समय में एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस उनके दरबार में आया था। यानी कि एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ये किसके?
शुंग वंश के 9वां शासक भागभद्र के दरबार में आया था और वहीं पे इन्होंने एक गरुड़ स्तंभ बनवाया और माना जाता है कि स्वयं भागवत धर्म को ग्रहण किया। यानी ये भी वैष्णव बन गए। कौन? हेलियोडोरस, ये भी वैष्णव बन गए। और अंतिम शासक, शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति को वासुदेव जो क्या थे? एक अमात्य थे, एक अधिकारी थे। उन्होंने देवभूति को मार दिया और मार करके नया वंश कर्ण वंश की स्थापना किया। तो याद रहे कि कर्ण वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव ने किया था। यानी देवभूति को मार करके कर्ण वंश की स्थापना किया। अब शुंग वंश में जो समाज था, जो मौर्य वंश का समाज था, लगभग उसी तरह का था। शासक बदलते हैं, नीतियाँ बदलती हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार धीरे धीरे बदलता है। एक बैग या एकदम से सामाजिक सरोकार नहीं बदल जाते। समाज 4 वर्णों में विभाजित था और माना जाता है जब पुष्यमित्र शुंग शासक बने तो लोगों ने कहा कि ब्राह्मण का पुनर्जागरण हुआ है। यानी ब्राह्मण का पुनर्जागरण हुआ है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण शासक था और इन्होंने ब्राह्मण धर्म को मान्यता दिया। देखिए, पुष्यमित्र शुंग पे लांछन तो लगाया जाता है कि बौद्धों के सिर काटते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने सर नहीं काटा होगा। अगर कोई बौद्धों का सर काटेगा, इतना नफरत करेगा, तो बौद्ध विहार को बनाने के लिए पैसा नहीं देगा। 4 वर्णों में विभाजित था समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण विभाजित थे। बाकी उपजातियां जितना धीरे धीरे बनती जा रही थी, अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा भी था, तो वो उपजातियां बरकरार रहीं और 4 वर्णों में ब्राह्मण धर्म सर्वोच्च था और ब्राह्मण सर्वोच्च वर्ण था। उसमें आर्थिक जीवन में कृषि होता था और पशुपालन दोनों होते थे। सिक्के भी चलाए जाते थे। निष्क, दिनार और स्वर्ण मासिक सिक्के पुष्यमित्र शुंग के मिलते हैं और इस वंश को ब्राह्मण वंश का पुनर्जागरण माना जाता है। सातवाहन वंश इसके शासक थे, संस्थापक थे सिमुक ने शुंग वंश के अंतिम राजा को मार दिया और सातवाहन वंश की स्थापना किया। आंध्र प्रदेश या दक्षिण के होने के नाते इसे आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। सिमुक के बाद में उनका भाई कृष्णा शासक बना। कृष्णा का उल्लेख जो है नासिक अभिलेख में मिलता है और कृष्णा के बाद और 4-5 शासक हुए, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं मिलता है कि वो बहुत ही भीरू कायर शासक थे। इसके बाद में सातकर्णी प्रथम आते हैं। सातकर्णी प्रथम को माना जाता है कि या तो ये सिमुक के लड़के हैं
सिमुक का बेटा है या तो कृष्ण का, या तो भतीजा हो सकता है, माना जाता है, या तो सिमुक का बेटा है और या तो भतीजा। अब यहाँ तक के शासकों का तो ऐतिहासिकता जो है संदिग्ध है। केवल माना जाता है सातवाहन सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, तो सिमुक हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद सीधे जो पूछे जाते हैं वो हाल हैं। हाल जो हैं सातवाहन वंश के 17वें राजा बने। सातवाहन वंश के 17वें राजा के रूप में गद्दी प्राप्त करते हैं हाल। ये 17वें राजा के रूप में सातवाहन वंश के राजा बनते हैं। ये बहुत शक्तिशाली शासक थे। लेकिन इन्होंने अपने शक्ति का प्रयोग प्रेम, अहिंसा और कवित्व में बिताया। इनका मानना था कि विश्व एक गांव की भांति है। मतलब बहुत बहुत बुद्धिमान आदमी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गाथा सप्तशती। ये प्रेम कथा है। अभी तक जितनी भी बार प्रश्न पूछा गया है वो यही पूछा गया है, हाल किस वंश के शासक थे? सातवाहन वंश के 17वें राजा थे। गाथा सप्तशती पुस्तक किसने लिखा? तो सातवाहन वंश के राजा हाल ने गाथा सप्तशती का पुस्तक लिखा। यह प्रेम कथा है इनका। इसमें और दूसरा इसकी जो भाषा है वो है प्राकृत भाषा में इन्होंने गाथा सप्तशती को लिखा है। इनके शासनकाल में, हाल के शासनकाल में, दो विद्वान गुणाढ़ और सर्ववर्मन ये निवास करते थे। ये दोनों बहुत ही योग्य विद्वान थे। गुणाढ़ ने बृहद कथा कोश लिखा। बृहद कथा कोश, बृहद कथा कोश नामक जो पुस्तक है इसे गुणाढ़ ने लिखा है। और सर्ववर्मन ने लिखा कातंत्र। एक ग्रंथ है कातंत्र। कातंत्र से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें विषय क्या होगा, तंत्र मंत्र से संबंधित होगा। यानी कि बृहद कथा कोश और कातंत्र दो पुस्तक हाल के समय में लिखे गए। एक गुणाढ़ ने लिखा और दूसरा सर्ववर्मन ने लिखा। हाल ने स्वयं अपने हाथों से गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखा। यानी कि ये युद्ध में, साम्राज्य विस्तार में कम विश्वास करते थे। ये शांति में, अहिंसा में और प्रेम में ज़्यादा विश्वास करते थे। एक राजा के हाथ में तलवार शोभा देता है, एक कवि के हाथ में पेन। अगर राजा कलम उठा ले, तलवार छोड़ दे तो साम्राज्य का विघटन तय होता है। फिलहाल इनके समय में हुआ नहीं विघटन। गौतमी पुत्र सातकर्णी इन्हीं का तो नाम है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये महान योद्धा थे। इन्होंने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा। इन्होंने कहा कि यदि माता का स्थान अपने सर पे न हो तो वह न तो राजा राजा कहलाएगा और न ही पुत्र पुत्र कहलाएगा। पितृसत्तात्मक होने के नाते लोगों ने इस बातों को
मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कहा जाता है यदि आप ताकतवर हैं तो आपकी सारी बातें मानी जाएंगी। अर्थ बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है, कर्तव्य बोलता है तो पथ मौन हो जाता है, और धर्म बोलता है तो राह मौन हो जाता है। लेकिन जब सब पर भारी हो जाए वही शासक यानी ताकतवर चक्रवर्ती राजा कहलाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जब राज्याभिषेक कराना चाहा तो हर एक राज्य के लिए एक पुरोहित का होना अनिवार्य होता है। राज्य किसी को सौंप करके फिर मांगा जाता है। राज्याभिषेक के समय में अक्सर होता है कि जो पुरोहित होता है राजा पूरा राज्य उन्हें समर्पित कर देता है और फिर वो राजा को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है और राज्य चलाता है। लेकिन यहाँ पे सातवाहन में हुआ उल्टा। ऐसा नहीं कि सातवाहन मात्र सत्तात्मक था, मातृत्व प्रेम में पितृ सत्तात्मक था। माता को स्थान दिया गया वहाँ। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि यदि हमें किसी को कुछ देना है तो क्यों ना मैं अपने माँ को उपहार दे दूँ। उन्होंने अपने माता को गद्दी पर बिठाया और समर्पित राज्य उनके चरणों में सौंप दिया। फिर उनकी माता गौतमी ने उनको अपना प्रतिनिधि बना करके राज्य करने का आदेश दिया। वहीं से नाम के आगे माता का नाम जुड़ने लगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी की महानता इतनी ही नहीं है, और है पहले इतना जाने कि एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण। ये प्रश्न आते हैं कि किस शासक ने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा, किसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। तो ध्यान रहे गौतमी पुत्र सातकर्णी इन्होंने अपने नाम के आगे माता का नाम जोड़ा, माता का नाम जोड़ना प्रारंभ किया। जिस समय नहपान शक शासक नहपान आक्रमण करना चाहता था उस समय गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उनसे कहा था कि हिंदुस्तान एक ऐसी धरती है जहां वीर पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का सर कभी झुकेगा नहीं। नहपान ने कहा कि हिंदुस्तान हमारे कदमों में है और जब चाहता हूं मैं इसे रौंदता हूं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान का सर काट दिया और उन्हें मार करके स्वयं को नहपान विजेता कहलाया। नहपान विजेता यानी क्षत्रप विजेता कहलाए, यानी कि शक विजेता कहलाए। और याद रहे शक विजेता और क्षत्रप विजेता कई राजाओं ने उपाधि धारण किया है क्योंकि कईयों ने शकों को मारा है, लेकिन नहपान विजेता केवल एक हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने और कई उपाधियां धारण किया। बेणकटक स्वामी, बेणकटक स्वामी, और इसी रूप में इन्होंने बेणकटक नगर भी बसाया। बेणकटक स्वामी इसीलिए कहा क्योंकि इनके जो घोड़े थे वो कई जगह पानी पीते थे, क्योंकि इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, और सातवाहन के जो घोड़े थे वो कहीं भी पानी पीते थे, मतलब कि उनका आकार बड़ा हो गया था। सातवाहन शासक कई साम्राज्य को जीत चुके थे और इन्होंने अजकालिकीय और कार्ले
विद्धु संघ को, जो भिक्षु संघ थे, उनको करजक नामक ग्राम दान दिया। करजक नामक ग्राम को दान दिया था कि इससे अपना जीविका चलाएं। नासिक अभिलेख में बताया गया है कि एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वेंकटक स्वामी, ये जितनी जानकारियां हैं ये नासिक अभिलेख से प्राप्त होती हैं। नासिक अभिलेख से प्राप्त होती हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। अब अगला शासक हुए वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। पुलमावी इन्होंने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण किया और इन्होंने अपने आप को प्रथम आंध्र सम्राट कहा। अब ध्यान रहे, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं, इन्होंने अपने आप को कहा था एक मात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण। और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी कहते हैं दक्षिणा पथेश्वर और प्रथम आंध्र सम्राट। और इसकी जानकारी अमरावती अभिलेख से मिलता है। अमरावती अभिलेख से प्राप्त होता है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्कों पर पतवारों वाले जहाज का चित्र है। पतवारों वाले जहाज का चित्र। देखिए, अगर जहाज का चित्र बनाया जाता है, इससे पता चलता है कि समुद्री व्यापार का संकेतक है। उसके बाद में यज्ञश्री सातकर्णी शासक बनते हैं। ये तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से कई गुना आगे व्यापार में माहिर हैं। इन्होंने यज्ञश्री सातकर्णी ने व्यापार और समुद्री यात्रा को बहुत प्रोत्साहन दिया। जब ये समुद्री यात्रा करने निकलता था तो बहुत खुश होता था। इसको व्यापार करना, ये बनिया शासक था, बनिया, और जल यात्रा करना इसको बहुत पसंद था। लेकिन अगर इसके व्यापार में कोई आगे आता था तब ये युद्ध करता था, अदरवाइज नहीं बोलता था। इसके सिक्के पर जहाज का चित्र है। जो व्यापार का संकेतक होता है। साथ ही साथ सातवाहन के सिक्के पर मछली के चित्र, शंख के चित्र, ये सब चित्र भी पाए गए हैं। और सातवाहन सोने के सिक्का जारी नहीं किए थे। सोने के सिक्का नहीं जारी किए थे, याद रहे। इन्होंने चांदी का जारी किया, सीसा का सिक्का जारी किया, पोटीन का जारी किया, कांसा का जारी किया, तांबा का जारी किया, लेकिन सोने का सिक्का जारी नहीं किया। प्लिनी महोदय कहते हैं कि रोमन एवं सातवाहन के अत्यधिक सिक्के मिलना दोनों के व्यापार के बढ़ने के संकेतक हैं। यानी प्लिनी महोदय सातवाहन के जो संबंध रोमन से थे उस पर ये अपना विचार व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं कि व्यापार अच्छा था। अब सातवाहन के समय में सामाजिक संरचना कैसी थी? सामाजिक संरचना जो है 4 वर्णों पर आधारित थी। लेकिन ये बौद्ध धर्म को भी
संरक्षण दिए थे। साथ ही साथ जैनियों को भी उन्होंने संरक्षण दिया था, लेकिन बौद्धों को ज़्यादा मिलता है कि इन्होंने संरक्षण दिया था। साथ ही महिला दशा बेहतर थी, और महिला दशा बताने की जरूरत नहीं है, जब नाम के आगे माँ का नाम जुड़ जाए तो महिलाओं का सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। यानी महिला दशा भी बेहतर था। शासन व्यवस्था यानी जो प्रशासन था, जो अशोक के समय का प्रशासन, अशोक के समय के प्रशासन की भांति प्रशासन था। साथ ही जो भूमि अनुदान है, अनुदान देने की व्यवस्था यानी प्रथा कह सकते हो, सातवाहनों ने ही चलाया। न्याय व्यवस्था में जब प्रशासन मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की भांति था, तो न्याय व्यवस्था भी उसी भांति रहा होगा। सर्वे सर्वा राजा होता था। धार्मिक व्यवस्था में ये ब्राह्मण जाति के थे, तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, बाकी अन्य धर्मों को भी ये संरक्षण देते थे। आर्थिक जीवन में कृषि और व्यापार, आर्थिक जीवन में कृषि, व्यापार, पशुपालन आदि होते थे। कलिंग का चेदी वंश, देखिए चेदी वंश के संस्थापक थे महामेघवाहन। महामेघवाहन कलिंग वंश के मतलब कलिंग में चेदी वंश के संस्थापक थे महामेघवाहन। और महामेघवाहन के बाद में खारवेल एक ऐसा नाम है जिसका उल्लेख चेदी वंश से मिलता है, और वो भी इसलिए मिलता है क्योंकि एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी में 14 पॉइंट यानी 14 बिंदु प्राप्त होते हैं, जिसमें खारवेल के संपूर्ण शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसी में खारवेल के शासन की पद्धति बताई गई है। इसी में बताया गया है कि खारवेल कैसा शासक था। खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों को पराजित किया था, यानी यहाँ पे थे जो चोल, चेर और पांड्य। माना जाता है कि पांड्य शासनकाल में जब पांड्य को इन्होंने जीता था, तो वहाँ पे खारवेल ने गधे से, राजा को गधे से हल चलवाया था। कई बार राजा बहुत क्रूर हो जाते हैं, जब विजय प्राप्त करते हैं उसमें देर हो जाती है, तो वो थोड़ा सा ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो कि शोभनीय नहीं होता है। एक वीर दूसरे वीर का सम्मान न करे तो ऐसा वीर किस काम का। कलिंग का अभिलेख में जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें बताया गया कि जो नंद वंश के शासक थे, नंद वंश के शासक थे महापद्म नंद, इन्होंने एक नहर का निर्माण करवाया था। एक नहर का निर्माण करवाया था। इसका भी उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राप्त होता है। खारवेल ने जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिया था। इसका भी उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राप्त होता है। सातवाहन युगीन संस्कृति, देखिए सातवाहनों ने जो प्रशासनिक संरचना बनाया,
उसे आहारों में बांटा, यानी कि केंद्र के कई विभाजन जिसे आहार कहा गया, और आहार के अंतर्गत केंद्रीय नगर, एक केंद्रीय नगर और कुछ गांव होते थे। इनकी सामाजिक दशा 4 वर्णों में विभाजित थी, 4 वर्णों में, और सातवाहन शासक स्वयं ब्राह्मण थे। इन्होंने अमरावती स्तूप बनवाया। इसे अमरावती स्तूप को धान्य कटक भी कहा जाता था। धान्य कटक का पुराना नाम धान्य कटक था। और यहाँ पे ये बौद्ध स्तूप है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए सातवाहनों ने बनवाया था। और वहीं से अमरावती से लगभग माना था कि 90 किलोमीटर के आसपास में नागार्जुनी स्तूप था। नागार्जुनी पहाड़ी पर बनाया गया था, कृष्णा नदी के आसपास। कृष्णा नदी के आसपास नागार्जुनी स्तूप बनवाया गया था। साथियों, यह रहा मौर्योत्तर काल, यानी कि इनके जितने भी डायमेंशन थे जहाँ से प्रश्न आने की संभावना थी, मैंने समझा दिया आपको। मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।